हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो प्रमुख घटक है उन्हीं के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आने वाले जो ये घटक है उनके कौन कौन से कार्य होते हैं और इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आने वाले जो घटक हैं वो मुख्यतः 4 हैं, जिसमें पहला है आपका क्लोरोफिल, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है आपका जल और चौथा है आपका सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों, ये चारों के चारों जो घटक हैं ये अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन इनका जो स्थान है दोस्तों वो एक तरीके से समान स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन चारों घटकों में से ऐसा कोई भी घटक नहीं है जिनका महत्व एक दूसरे से कम है। इन चारों का महत्व एक दूसरे के समान ही है, ना कि एक दूसरे से अधिक है और ना ही एक दूसरे से कम है। तो दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इन चारों घटकों में से अगर कोई भी घटक अगर ना रहे तो उस स्थिति में जो पौधे होते हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बिल्कुल भी संपन्न नहीं करा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पास ये चारों के चारों घटक क्या है, ये चारों के चारों घटक उपस्थित है। अगर इन चारों घटकों में से अगर कोई भी एक घटक अगर ना रहे और आप सोचिएगा कि हम केवल और केवल 3 घटक की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपादित कर दे तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन चारों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जरा जो पहला घटक है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आपका पहला घटक है वो है आपका क्लोरोफिल, जिसे हम लोग पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो क्लोरोफिल है वो पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोफिल दोस्तों आपका एक ऐसा घटक है जिसके अंदर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। आप सभी को पता है कि जो सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसे क्या करते हैं, उसे जो पत्तियां होती हैं वो अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जो पत्तियां अवशोषित करते हैं तो उस पत्ती में जो आपका क्लोरोफिल उपस्थित रहता है उस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। तो आप इस चीज को समझ के रखना कि अगर सूर्य के प्रकाश का अवशोषण पत्तियों द्वारा किया जा रहा है तो वो दोस्तों किया जा रहा है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अगर पेड़ पौधों के पत्तियों में बिल्कुल भी अगर क्लोरोफिल ना रहे तो उस स्थिति में वो जो पौधा होगा वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में असमर्थ हो जाएगा। और जब तक दोस्तों सूर्य का प्रकाश ना मिलेगा तो उस स्थिति में आपके प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो सकती है। आप ये भी जानते हैं कि जितने सारे दोस्तों आपके हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो हरा रंग का ये जो गुण पाया जाता है वो आपके क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है। क्योंकि जिस किसी भी पौधे में अगर क्लोरोफिल ना हो तो उस स्थिति में उस पौधे का जो रंग होता है वो बिल्कुल भी हरा नहीं होता। अधिकांश तौर पर दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका रंग हरा तो नहीं है लेकिन उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों, ये बात सही है। मान के चलते हैं कि कोई जो पौधा होता है वो बिल्कुल भी हरा नहीं है लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन उन रंग परिवर्तन होने के कारण ऐसा बताया जाता है अपवाद के तौर पर कि रंग परिवर्तन होने के कारण इनका जो दोस्तों पत्तियों का रंग है वो बिल्कुल भी हरा नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम बात करें पत्तियों के रंग के हरा होने का तो वो होता है केवल और केवल आपके क्लोरोफिल के कारण। जिस तरीके से हमारे शरीर के जो रक्त का रंग होता है वो होता है हेमोग्लोबिन के कारण लाल, उसी तरीके से आपके पेड़ पौधों के पत्तियों का जो रंग होता है हरा वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोगों ने जाना। तो अगर आपका क्लोरोफिल रहेगा तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इसके विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, यह दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ईंधन का काम करता है। ठीक, अब देखिए आगे बताया जा रहा है, चूंकि क्लोरोफिल
ही वो वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण मतलब, संश्लेषण का मतलब बताए थे ना हम, संश्लेषण का मतलब होता है अवशोषित करना, यानी कि अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना? तो प्रकाश का अवशोषण करना। और इस प्रकाश के अवशोषण करने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? तो क्लोरोफिल के कारण संपन्न होती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो आपका क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषी इकाई है। यानी कि क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। इतना चीज आप लोग समझ के रखना, ठीक। अगर हम बात करें इसके अगला वाला जो घटक है तो उसमें बताया जा रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। देखिए जो दूसरा घटक है आपका वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और आप सभी को पता है कि जितना महत्वपूर्ण हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उतना ही महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या है, किसी घटक से बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो O2 कब छोड़ते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है तो उस स्थिति में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, वो दोस्तों ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। इससे जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों हट जाता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं पौधे इस आवश्यक CO2 को अपने वातावरण से प्राप्त करने के अलावा लकड़ी, कोयले, ईंधनों के जलने से, जीवाणुओं के अपघटन से, श्वसन क्रिया आदि से प्राप्त करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि आपके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह 0.03%, जो कि दोस्तों आपके इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त कुल जितने सारे पेड़ पौधे हैं उन सभी के लिए बिल्कुल भी यह CO2 प्रदान करने में आवश्यक नहीं है, यानी बिल्कुल भी सहायक नहीं है। तो उस स्थिति में जो आपके प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो पादप जगत के पेड़ पौधे होते हैं वो जो CO2 है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों प्राप्त करते हैं लकड़ी, कोयले, ईंधनों के जलने से, जीवाणुओं के अपघटन से और श्वसन क्रिया से। क्योंकि जब हमारे अंदर श्वसन जो क्रिया होती है तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन बाहर कर रहे हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करता है, वो वातावरण में चला जाता है। और आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो जलने के फलस्वरूप क्या होता है, जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी क्या करता है, तो वातावरण में मिल जाता है। अगर कोई जैसे मान चलते हैं सड़ा गला कोई पेड़ पौधा है या कोई दोस्तों मरा हुआ कोई जीव जंतु है, अगर उसका अपघटन होता है तो उसके अपघटन होने से यानी उसके सड़ और गल जाने से जो गैसें निकलती हैं वो गैसें निकलती है कौन, तो वो निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यही गैसें क्या होती है कि वातावरण में मिल जाती है और फिर इसी गैस को क्या करता है, इसी गैस को दोस्तों जो आपका पेड़ पौधा है उसे वो ग्रहण करता है। और जब इसको ग्रहण करता है तो उस स्थिति में आपका जो वातावरण होता है वो आपका शुद्ध हो जाता है। क्योंकि आपके वातावरण में जितनी अधिक मात्रा में CO2 की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही अधिक मात्रा में आपके वायुमंडल का दोस्तों जो उसका संतुलन होगा वो बिगड़ता जाएगा। यानी आपका जो वायुमंडल है, आपका जो वातावरण है वो अशुद्ध होता जाएगा। क्योंकि हम जैसे जीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो उस स्थिति में हम जैसे जीव जगत के जो प्राणी हैं, चाहे आप दोस्तों मानव प्राणी हो या आपके कोई जीव जंतु हो या कोई पक्षी हो, तो वो दोस्तों क्या कर सकता है, उसको सांस लेने में कठिनाई हो सकता है। इसीलिए आपके वातावरण को संतुलित एवं समृद्ध बनाए रखने में जो पेड़ पौधे हैं वो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये अपना महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए रखते हैं क्योंकि दोस्तों उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की करने की क्षमता होती है। अगर ये क्षमता उनके अंदर ना हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जो वो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही दे रहे हैं। अगर उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो उस स्थिति में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो समझ सकते हैं कि आपके इस प्रकृति के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कितना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है,
आगे देख सकते हैं दोस्तों, जो अगला है घटक वो है आपका जल। तो देखिए जल कहा जाता है जल ही जीवन है, ठीक। जल दोस्तों सबके लिए क्या है, जल जो है वो सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो आपके पादप जगत का प्राणी हो और चाहे वो आपका जंतु जगत का प्राणी हो। दोस्तों ये जो जल होते हैं वो दोनों जगत प्राणियों के लिए अमृत के समान होते हैं। तो कैसे थे आप लोग समझना। देखिए बताया जा रहा है, पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, तो पौधे जो है अपना जो अधिकतर भाग है वो जल के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो किससे, तो अपने जड़ों के माध्यम से। यानी जो पौधे की जड़ें होती हैं जब वो मिट्टी में धंसी रहती हैं और जब आप मिट्टी में जल ढारते हो तो जो मिट्टी है वो क्या करता है कि जल को अवशोषित करता है। जब जल अवशोषित कर लिया जाता है तो ये जो जल है आपका वो क्या होता है, वो जो जल है वो आपका हो जाता है भूमिगत जल, यानी वो भूमि के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। लेकिन जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करता है दोस्तों कि जड़ें उस जल का फिर अवशोषण करना शुरू कर देता है, यानी उस मिट्टी से जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी तरफ खींचकर वे जो जल है उसका पेड़ के जो बहुत सारे जो अंग होते हैं जैसे कि तना हो गया, शाखा हो गया, पत्ती हो गया, उन सभी भागों तक इनका स्थानांतरण होता है। और इनके स्थानांतरण करने में जो दोस्तों ऊतक काम करता है वो कौन काम करता है, तो वो काम करता है जाइलम और फ्लोएम। इस चीज को आप लोग समझ के रखना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना उनको जो पोषक तत्व की प्राप्ति होती है वो होती है जल से ही। आप लोग ऐसा मत सोचना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो केवल मिट्टी से जल का ही अवशोषण करते हैं। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से जल के अवशोषण करने के साथ साथ उसी जल के साथ दोस्तों अपने पोषक तत्वों को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपके मिट्टी में दोस्तों क्या होता है कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि के यौगिकों का क्या होता है उसमें मिश्रण रहता है और उन्हीं यौगिकों को दोस्तों वो जल के माध्यम से खनिज लवण के रूप में क्या करते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। और यही दोस्तों जो यौगिक है वो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और उनके पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके इन तत्वों में जो आपका नाइट्रोजन तत्व है ये क्या करता है, ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग समझ के रखना। देखिए बताया भी है मैंने, देखिए पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त करते हैं तथा जल के कारण ही इनमें वृद्धि होती है, यानी इनकी लंबाई में परिवर्तन होता है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवणों, खनिज लवणों मतलब यानी कि इन तत्वों से जो यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, खनिज लवण, ठीक है, का अवशोषण करते हैं जिससे उनको पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। आगे बताया जा रहा है नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों का संश्लेषण होता है। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचता है जिससे आपके पौधे के अंदर जो जल की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। और यही दोस्तों क्या होता है, यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आप लोगों ने 3 घटक को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। जो चौथा घटक है ये भी दोस्तों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताया जा रहा है प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ कि, यानी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह साबित कर लिया कि अगर किसी पेड़ पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर संभव कराना होगा तो उसके लिए प्रकाश भी जरूरी है। अगर प्रकाश ना हो तो उस स्थिति में जो पेड़ पौधे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी संपन्न नहीं हो सकती। तो देख सकते हैं प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही CO2 को शुद्ध करते हैं। CO2 को शुद्ध करने का मतलब है कि देखिए मैंने बताया था ना कि जब सूर्य का प्रकाश होगा तब जल का वियोजन होता है। देखिए आप जानते हैं कि इसका जो समीकरण होता है कुछ इस प्रकार से, CO2 प्लस H2O, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 12, ठीक, और यहाँ होता है आपका क्लोरोफिल, यहाँ होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल क्या बनता है बाबू यहाँ पर आपका, तो आपका यहाँ पर हो जाता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, यहाँ पर 6 लगा देंगे
देख लीजिए 6 दूनी 12 अब 12 कितना होता है 24, 12 दूनी 24, आपका सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा चरण, जो आपका जल है ना H2O इसको बोलते हैं हम लोग पहला चरण। तो दोस्तों ये जो आप पहला चरण देख रहे हैं ना जल, तो इसका दोस्तों जो वियोजन है वो होता है केवल प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण ही इस चरण को कहा जाता है प्रकाशीय अभिक्रिया। और इसका जो वियोजन होता है यानी इसका जो अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके लिए प्रकाश बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्रकाश है तो भी इसका वियोजन हो सकता है, प्रकाश अगर नहीं है तो भी इसका वियोजन हो सकता है, यानी इसका अपचयन हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब देखिए जब दोस्तों आपका ये जो आप देख रहे हैं ना जब H2O का वियोजन होगा तो टूटेगा किस रूप में, H2O प्लस O2 के रूप में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना देगा काची कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ओनली फॉर बच जाएगा ऑक्सीजन और तब आपका बच जाएगा जल। तो देखिए ये जो जल का वियोजन है वो हो रहा है किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर प्रकाश ना होता तो क्या आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती, अगर आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती तो क्या आपका जो वायुमंडल है वो शुद्ध होता, नहीं ना शुद्ध हो पाता। तो इसीलिए दोस्तों वैज्ञानिक बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही CO2 को शुद्ध कर सकते हैं, कौन, तो पेड़ पौधे। ठीक, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यानी जब तक दोस्तों आपके H2O का वियोजन नहीं होगा तब तक दोस्तों आपके प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से संपन्न नहीं हो सकती है। इसीलिए आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से संपादित करने में आपके इन चारों घटकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है।